नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश मिश्रा एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम यूपीएससी के हिंदी साहित्य में सम्मिलित पाठ्यक्रम के एक नाटक के बारे में पढ़ेंगे। यह नाटक अपने आप में अश्रुओं का सागर है, जिसे पहली बार पढ़ते वक्त शायद ही कोई अपने अश्रुओं को रोक पाए। इस नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन और इसके नाटककार हैं मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है और यह नाटक जब से उन्होंने लिखा तभी से ही हिंदी समीक्षा के केंद्र में लगातार बना रहा है। इस नाटक में मोहन राकेश ने कालिदास तथा अन्य चरित्रों के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदुओं को कथ्य बनाया है जिनका संबंध आधुनिक युग के सामान्य मनुष्य की मनःस्थिति से है। व्यक्ति की प्रामाणिकता क्या है, यह कैसे और किन स्थितियों में खंडित होती है, नारी और पुरुष के लिए प्रामाणिकता के क्या अर्थ हैं और सत्ता और सृजन के जटिल संबंध जैसे मूलभूत प्रश्नों को इस नाटक में बेहद बारीकी के साथ उठाया है उन्होंने। साथ ही अस्तित्ववाद के वैचारिक प्रभाव से युक्त होते हुए भी नाटक सैद्धांतिक ज्ञान के अभाव में पूरी तरह कथ्य को स्पष्ट करने में सफल सिद्ध होता है। एक छोटा सा परिचय था यह मोहन राकेश के इस नाटक के बारे में। आइए अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं उस नाटक की ओर। इस क्रम में हम सबसे पहले इस नाटक के पात्रों को जानेंगे, क्योंकि आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि नाटक रंगमंच पर या स्टेज पर खेलने के लिए लिखा जाया करता था, तो जिसमें पात्र और उनकी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो हम इस नाटक के पात्रों का एक बार परिचय प्राप्त करेंगे। इस नाटक की सबसे प्रमुख पात्र हैं मल्लिका। मल्लिका जो इस नाटक के एक पात्र कालिदास हैं, उनकी प्रेयसी हैं। इस मल्लिका का संबंध और इस कालिदास का संबंध उस ऐतिहासिक कालिदास से है या नहीं, इसे स्वयं मोहन राकेश जी ने भी स्पष्ट नहीं किया है। कहीं कहीं वो कहते हैं कि ये प्रतीक के रूप में है, आधुनिक मानव के प्रतीक के रूप में है, और कहीं कहीं लगता है कि ये वास्तव में उसी ऐतिहासिक कालिदास की बात करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पात्र हैं अंबिका, जो मल्लिका की माँ हैं।
इस कहानी में। तीसरे हैं महत्वपूर्ण पात्र कालिदास, जिनके बारे में पहले ही बताया मैंने। तत्पश्चात दंतुल हैं, जो एक राजपुरुष है। मातुल, जो कवि के मामा हैं। निक्षेप एक पात्र है जो ग्राम पुरुष है। विलोम, जो ग्राम पुरुष है और कालिदास का विरोधी भी। रंगणी, राजकन्या की दासी। संगिणी, राजकन्या की दासी। अनुस्वार, एक राज्य का अधिकारी। अनुनासिक, राज्य का एक अधिकारी। और प्रियंगु मंजरी, जो राजकन्या है और कालांतर में इस नाटक में कवि कालिदास से उनका विवाह होता है। आइए हम धीरे धीरे हम नाटक के मूल की ओर बढ़ते हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है और मेघों की गर्जन तर्जन के साथ। इस स्थिति को आप अपने ध्यान में रखें, मूसलाधार वर्षा की स्थिति को, और फिर कहानी या नाटक आगे बढ़ना शुरू होता है। लेकिन इस बीच हम मल्लिका के घर की स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, ताकि आगे चीज़ें स्पष्ट होने में आसानी हो। तो मल्लिका के घर की स्थिति नाटककार मोहन राकेश ने इन शब्दों में की है कि एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उनके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं। उन ताकों में मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे गए हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़े भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर एक बड़ा सा झरोखा है, जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुछ से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाग छाल बिछी है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है और यहीं से नाटक प्रारंभ होता है। मल्लिका। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा कि दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई हैं।
और मैं भी तो देख ना माँ कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर अंबिका के कंधों पर सिर रख देती और कहती है कि गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूं। और इतना कहकर अपनी माँ के केशों को चूमकर उठ खड़ी होती है और ठंड से सिहर जाती है। और फिर अपनी माँ से पूछती है कि सूखे वस्त्र कहाँ हैं माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं? मल्लिका की माँ मल्लिका को आक्रोश की दृष्टि से देखती है और फिर कहती है कि सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। अरे वाह माँ, तुमने पहले से निकाल कर रख दिए। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं प्रकृति के इस अनोखे रूप से वंचित रह जाती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिराए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया और फिर अचानक झमाझम बूंदें पड़ने लगी। अच्छा, वस्त्र बदल लूं, फिर आकर तुम्हें आगे की बात बताती हूँ। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत अनुभव था। नीलकमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। गीले वस्त्र कहाँ डालूं माँ? यहीं रहने दूं? माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। जैसे वह सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो तुम? अंबिका कहती है, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ और उस पर से पूछती हो क्यों चुप हूँ? काम तो तुम हर समय करती हो माँ, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती तुम। मल्लिका अंबिका के पास जा बैठती है। अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, वरना मुझसे बात करो। अंबिका कहती है, क्या बात करूं? कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका कहती है, मुझे सब अच्छा लगता है, और छाछ मल्लिका से छीन लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते भी तो मैं अकेली ही होती हूँ। मल्लिका कहती है, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, और फिर छाछ अपनी माँ के हाथ से ले लेती है और
कुंभों के पास रखाती है और कहती है कि मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो। और इतना कहते हुए मल्लिका पीठ के पीछे से अपनी माँ के गले में बाहें डाल देती है और कहती है कि मुझे बताओ तुम इतना गंभीर क्यों हो। अंबिका कहती है दूध हटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। मल्लिका नहीं, तुम पहले बताओ। फिर अंबिका कहती है कि और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। मल्लिका नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंख पोंछती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है और फिर पूछती है, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताया तो। इतने में दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोखे से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है और मल्लिका अपनी माँ से पूछती है कि ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। और यह सुनकर मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं माँ? न जाने किस लिए आए हैं। और अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बांह से पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है और उसकी आंखें झुक जाती है और फिर कहती है कि अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है और यह सुनकर मल्लिका वहीं की वहीं खड़ी रहती है और फिर पूछती है, लौट आया है? कहाँ से लौट आया है? अंबिका, जहां मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? और मल्लिका के होठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है और कहती है कि किंतु मैंने तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती है और अपनी माँ से आक्रोश में कहती है कि तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ?
अंबिका धान को मुट्ठी में लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है और मल्लिका से कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? अंबिका कहती है, मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही माँ। अंबिका, तुम न कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता है मल्लिका। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की भी बात जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है माँ। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल और अनश्वर। मल्लिका, माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना है और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं? भावना में भावना का वर्णन। मल्लिका क्षण भर छत की ओर देखती रहती है और फिर कहती है कि जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान फटकने लगती है और पूछती है और कहती है कि होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है और फिर कहती है कि सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। क्षण भर माँ बेटी की आंखें मिली रहती हैं और अंबिका फिर कहती है कि मैं उससे घृणा करती हूँ। और यह सुनकर मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती हैं और फिर वह कहती है, माँ। अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है मल्लिका। इसी बीच ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाद लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है
और फिर अंदर को चल देती है। और मल्लिका यह सब देखते हुए अपनी माँ से कहती है कि ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? अंबिका कहती है, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। और यह कहकर अंबिका चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना? एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना? दूर खड़ी मल्लिका कालिदास के इस पुचकार को सुनते हुए अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है और कालिदास से पूछती है, यह आहत हरिण शावक कहाँ मिला? यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास प्रत्युत्तर करते हैं कि आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ मल्लिका। और कालिदास झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं कि राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। और फिर हरिण शावक को अपने वक्ष से सटाकर थपथपाने लगते हैं और पुचकारते हुए कहते हैं, हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर में सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना होगा। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका कहती है कि माँ ने दूध हटा कर रखा है, देखती हूँ। और रसोई में चली जाती है। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है और फिर कहती है कि अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह बहुत विचित्र लगा। और दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उंडेलने लगती है और फिर कहती है कि माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को पुचकारते हुए कहते हैं, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा कि तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। और कालिदास मल्लिका की ओर देखते हैं। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है और कहती है कि सच माँ आज बहुत रुष्ट हैं। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे अपनी बाहों में ले लो।
और कालिदास दूध का भाजन मल्लिका के हाथ से ले लेते हैं। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है और फिर कहता है कि हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। इतने में राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है और कहता है, ऐसे ऐसे दूध पिएंगे। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है और कहता है, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देते हैं और कहते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित के घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर और पूछता है कि कैसी आकस्मिक बात है कि एक ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था कि हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर भी पाता या नहीं? कालिदास कहते हैं, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। और कालिदास की इस बात पर दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। और फिर कालिदास कहते हैं कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है? चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल प्रत्युत्तर करता है कि क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास कहते हैं कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। इतना सुनकर दंतुल कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। और इतना सुनकर अंबिका सहसा अंदर से बाहर आती है और कहती है, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावके के लिए नहीं है। अपनी माँ की बात सुन मल्लिका कहती है, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं है। यह सुनकर कालिदास मल्लिका से कहते हैं कि इस हरिण शावक को मुझे दे दो। कालिदास दूध का भाजन नीचे रख देते हैं
और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेते हैं और फिर आगे कहते हैं कि इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। और इतना कहकर द्वार की ओर चल देते हैं। इतना देखकर दंतुल कहता है कि और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास कहते हैं यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। और फिर कालिदास बिना राजपुरुष की ओर देखे ड्योढ़ी में चले जाते हैं। यह देखकर दंतुल कहता है कि राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चले जाते हैं। केवल कालिदास का शब्द ही सुनाई देता है, संभवतः, और फिर दंतुल के शब्द संभवतः। और दंतुल तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। इतने में मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने आ खड़ी होती है और राजपुरुष से कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक कालिदास का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य व रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। और यह सुनकर मल्लिका स्तंभित सी हो जाती है और फिर कहती है कि उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन देना चाहता है। फिर दंतुल कहता है कि मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और इतना कहकर दंतुल चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होंठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है और कहती है कि तुमने सुना माँ, तुमने सुना माँ, उज्जैनी राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है और फिर कहती है, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। बीच में ही मल्लिका फिर कहती है, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। और दूध का पात्र अपनी माँ के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ। पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है और फिर कहती है कि मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितने निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं,
राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है और फिर भी तुम। अंबिका, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूं रहने दो। मल्लिका अपनी माँ के गले में बाहें डाल देती है और कहती है, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है और फिर कहती है कि माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। और अंबिका उठने का प्रयत्न करती है किंतु मल्लिका उसे रोके रहती है और फिर कहती है कि नहीं, उठो नहीं माँ, इसी तरह बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है और फिर कहती है कि उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूं, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है और अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि अरे, तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है माँ। अंबिका, जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वह व्यक्ति आत्मसीमित है मल्लिका। संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका, इसीलिए कि वे मातुल की गौवें नहाकर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका, मुझे मातुल से और उसकी गौवें से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ माँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती माँ। और अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका, परंतु लोग इसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी माँ? अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा तब? मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। फिर अंबिका कहती है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। इस भाग को हम यहीं ठहराव देते हैं और इस नाटक को किसी और समय के लिए अधूरा छोड़ते हैं।
जल्द ही पूरा करने के लिए आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद की छाँव में वापस लौटूंगा। एक बार फिर मेरा प्रेम भरा नमस्कार आप सभी को।